और दोस्तों मैं जेपी चौक तक आया हूँ, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ, नागर घाट के लिए बढ़ रहा हूँ। और जिस जगह मैं जाना चाहता हूँ यानी कि शंकराचार्य जी की प्रतिमा की तरफ, तो वो सामने आपको दिख रही है बाल रूप में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा। और इस रास्ते से मैं आपको लेकर आगे बढ़ूँगा, ये नागर घाट जाएगा। और सामने वो जो छोटी सी जो मंदिर दिखाई दे रही है, वहाँ से ऊपर चढ़ते और फिर वहाँ तक पहुँचूँगा। और झूलापुर से ही वापस जा रहा हूँ, नीचे जाके पता करता हूँ यदि वोटिंग अभी हुई तो कोशिश कर लूँगा कि अभी वोटिंग करके देखें, क्योंकि शाम के समय थोड़ा सा बेहतरीन नज़ारा होता है। सामने बोर्ड बता रहा है कि तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में पधारने के लिए आपका धन्यवाद। और ओंकारेश्वर के दर्शन करके अब वापस नीचे की ओर जा रहा हूँ। और सामने दोस्तों ओंकारेश्वर मंदिर का ध्वज और शीर्ष दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस तरह के धार्मिक स्थलों पर जो मुझे एक चीज़ की कमी खलती है वो होती है पर्यटक सुविधा केंद्र। मैं सोचता हूँ कि काफ़ी बाहर ही पर्यटक सुविधा केंद्र इस तरह से बना देना चाहिए, तो वहाँ पर कुछ लोगों की नियुक्ति इस तरह से करना चाहिए जो पूरा पर्यटकों को गाइड कर सके कि आपको कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। क्योंकि कितनी ही बार जो श्रद्धालु जो कि ओल्ड एज होते हैं या जो गाँवों से आते हैं, उन्हें यह पता नहीं होता कि किस तरफ जाना है, क्या करना है, तो उसके चलते वो काफ़ी परेशान होते हैं। तो यदि इस तरह की सुविधाएं इस तरह की जगहों पर शुरू हो तो ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और दोस्तों वोटिंग के लिए आ चुका हूँ, हालांकि शाम हो रही थी लेकिन अभी भी यहाँ पर चालू है। 4 जगह घुमाएंगे, इनका ऐसा कहना है। और 150 रुपीज़ चार्ज किया है इन्होंने। यदि आप केवल मंदिर तक जाते हैं, हालांकि नज़दीक ही है, आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन यदि मंदिर तक जाना है तो 50 रुपये में वहाँ पर उतार देते हैं। और दोस्तों वोटिंग चालू होने वाली 4 जगह के बारे में बताया कि कोई 4 जगह लेके जाएंगे ये। लाइफ जैकेट पहन लिए हैं, वो सभी जगह बना रही है। एक मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है, यदि आप ओंकारेश्वर आए तो इसको मत मिस करिए। लाइफ जैकेट जरूर पहनिए, क्योंकि नर्मदा में पानी काफ़ी ज़्यादा होता है और बेहद मंदिर वाला एरिया आते घाट से जब आप मंदिर से नीचे उतरते हैं, वहाँ से यहाँ तक आते हैं तो 50 रुपये लेने से, हालांकि डिस्टेंस बहुत कम है। आप टाइम तो पैदल आ सकते हैं झूलापुर। और दोस्तों ब्लॉगिंग के दौरान मैंने कहा ना, हमेशा कहीं ना कहीं से लोग मिलते हैं और उनके साथ एक गहरा बॉन्डिंग हो जाता है। मुझे नागपुर से आए हुए गौरव मिल गया है, उससे पहले मुझे ओम मिले थे जो कि उड़ीसा से आए हुए थे। तो फिलहाल बोटिंग के दौरान गौरव के साथ हम बोटिंग करते हैं और इसका मज़ा लेते हैं। और दोस्तों ये 4 जगह दिखाते हैं, संगम, डैम, विष्णु मंदिर और ये जो चौथा जो मंदिर है यहाँ तक ये लेकर आए हैं। तो इस तरह से 150 रुपीज़ इन्होंने चार्ज किया है। यदि आप केवल मंदिर तक आते हैं वहाँ से यहाँ तक तो ये 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। एकदम नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो ये वो संगम स्थल है जहाँ नर्मदा और कावेरी का मिलन होता है और दोनों बाद में अलग अलग हो जाती हैं। हो चुका है और उसकी जो लालिमा है वो आपको आकाश में दिखाई दे रही है। और लहरों का हाल देखिए आप, ये है माँ नर्मदा, माँ रेवा पुण्य कबीरा। यदि ये स्क्रीन का शोरगुल ना हो तो इसका बेहतर आनंद कुछ नहीं है। हमारी बोट के चप्पू में भी पन्नी फंस गई है, जिसके चलते बोट रुक गई है।
और जिसे कहें कि बीच मझधार में है हम। भगवान का बता रहे हैं कि मूर्ति है, ये वहाँ लेके नहीं जा रहे, दूर नहीं दिखा रहे हैं। एनर्जी लूट गई, लेकिन आज हम जब कोशिश किया तो बहुत अभाव के और थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया है। इसके बाद एक दूसरे के पीछे लगा दिए इस तरह से बोर्ड को। और वापस लौट रहे हैं हम। दोस्तों शाम के 6:30 बज रहे हैं और ब्लॉग को जहाँ से स्टार्ट किया था, यानी कि मेरे बैक साइड में ममलेश्वर मंदिर दिखाई दे रहा है, यहीं से मैंने शुरू किया था। ममलेश्वर में तो मुझे दर्शन 10-15 मिनट में हो गए, लेकिन ओंकारेश्वर में दर्शन करने में कम से कम 3 घंटे लगे हैं। और क्योंकि सुबह से कुछ भी खाया नहीं था, दर्शन के बाद सिर्फ एक जलजीरा पिया है और बैटरी अभी जो है, मेरी जो एनर्जी है पूरी तरह से लूज़ हो चुकी है। फ़िलहाल आज यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। बाकी जो बचा हुआ ब्लॉग है वो कल कंप्लीट करूँगा। स्टैचू बचा हुआ, स्टैचू ऑफ वननेस बचा है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको मुझे एसेंशियल जानकारी देनी है, वो बची हुई है। तो कल इस ब्लॉग को कंप्लीट करता हूँ और कल इस टूर को पूरा करता हूँ। फ़िलहाल के लिए भी गुड बाय एंड गुड नाइट। ये 108 फीट ऊंची मूर्ति है और आपको जो बनाया गया है वो कॉपर, जिंक और टिन से बनाया गया है। 23,000 ग्राम पंचायतों से इसकी सामग्री जुटाई गई है और करीब 100 टन वज़न की मूर्ति है ये। और सितंबर में ही मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है माननीय शिवराज जी, उन्होंने इसका लोकार्पण किया है। नागर घाट का बोर्ड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका हूं। अब टर्न लूँगा, ब्रिज चढ़ूँगा और उस मूर्ति तक पहुंचूँगा। दोस्तों अभी निर्माण कार्य चल रहा है। रास्ते में आपको दोनों तरफ दिखाई दे रहा है कि पौधारोपण हो चुका है। इस तरह की आकर्षक लाइट्स लग रही हैं और प्रतिमा के पास ही पहुंचकर मैं आपको पूरा इसका डिटेल बताऊंगा, क्योंकि कैमरा अभी शेक कर रहा है तो मज़ा नहीं आएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश और मेरे चैनल नोवेड लोकेश 99 पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस समय आपको सैर करा रहा हूं धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर की। मैंने आपको ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए हैं और इसके बाद मैं आपको लेकर आ गया हूं। जी हाँ, आप ठीक समझे, मेरे पीछे जो दिखाई दे रही है वो गुरु आदि शंकराचार्य जी की जो बाल स्वरूप की प्रतिमा है वो पीछे दिखाई दे रही है। हालांकि अभी इसका कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसका जो पूरा कार्य है वो 2026 तक होने की संभावना है, लेकिन इस प्रतिमा का जो लोकार्पण है वो फ़िलहाल सितंबर 2023 में हो चुका है। दोस्तों ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की इस प्रतिमा को बनाने के पीछे भी रीज़न है। जब आदि शंकराचार्य 8 वर्ष की उम्र में केरल से अपनी माँ से आज्ञा लेकर निकले थे, तो अद्वैत की स्थापना या खोज के चलते वो यहाँ तक पहुँचे थे और यहाँ उन्हें जो उनके गुरु थे गोविंद भगवत पाद वो मिले थे और करीब 4 साल तक उन्होंने ओंकारेश्वर में ही विद्या अध्ययन किया था, जिसके चलते यहाँ पर इस स्टैचू ऑफ वननेस की स्थापना की गई है। यह मूर्ति करीब 108 फीट ऊंची है और 100 टन वजन की है और इसकी चमक बरकरार रहे इसके लिए इस पर प्रो यूरो कलर किया गया है। यह मूर्ति बेसिकली कॉपर, जिंक और टिन से बनी है और करीब ऐसा कहा जा रहा है कि 23,000 ग्राम पंचायतों से इसकी सामग्री को जुटाया गया है। प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत ने गुरु आदि शंकराचार्य के बाल स्वरूप का पहले चित्र तैयार किया और उसके बाद जो शिल्पकार हैं भगवान रामपुरे, उन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया है। बेसिकली सबसे पहले इसे 3.5 फीट की बनाया गया था, उसके बाद करीब 11 फीट और फाइनली ये 108 फीट की प्रतिमा बनी है। दोस्तों ये जो पूरा परिसर है ये करीब 28 हेक्टेयर में फैला हुआ है और
यहाँ पर आने वाले टाइम में इसे नॉलेज सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर लेज़र शो रहेगा, लाइट एंड साउंड शो रहेगा। तो एक पर्यटन के रूप में तो यह डेवलप किया ही गया है। साथ ही जो अद्वैत या एकात्मवाद के सिद्धांत को प्रचारित करने के लिए भी इस जगह को डेवलप किया गया है। दोस्तों, ओंकारेश्वर में ही गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के पीछे जो मैंने बात बताई कि उन्होंने यहाँ 4 साल तक अपने जो गुरु है गोविंद भगवत पाद से विद्या अध्ययन किया था। और ऐसी भी मान्यता है कि यहीं पर जो मंडन मिश्र है उनके साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ था। तो यही वजह है जो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। स्टैचू ऑफ वननेस का निर्माण किया गया है, यानी कि गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा वो बेसिकली परिक्रमा मार्ग पर ही है। तो जब आप परिक्रमा मार्ग पर चलते हैं तो वहाँ यह प्रतिमा आपको मिलेगी। और साथ ही ये शिवजी की एक बड़ी प्रतिमा भी आपको सामने दिखाई दे रही है। इसके दर्शन भी आपको इस परिक्रमा मार्ग के दौरान होते हैं। इसके अलावा ऋण मुक्तेश्वर मंदिर और गौरी सोमनाथ मंदिर के दर्शन भी आपको होते हैं। हालांकि मैं पूरा परिक्रमा मार्ग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि आपको स्टैचू ऑफ वननेस के दर्शन कराने थे उस वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ। और दोस्तों, मेरे जो बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं वो गिरीश जी हैं। ये स्टैचू ऑफ वननेस के बगल में ही जहाँ जो शिव प्रतिमा है वहीं पर मुझे मिल गए हैं। महाराष्ट्र से आए हैं और साथ में इनकी फैमिली भी है। पीछे दीदी भी दिखाई दे रहे हैं। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा कहाँ जा रहे हो? हम अभी उज्जैन जा रहे हैं। उज्जैन दोस्तों, मैंने ये चीज़ देखी कि लोग या तो उज्जैन पहले चले जाते हैं और उसके बाद ओंकारेश्वर आ जाते हैं, या जो लोग ओंकारेश्वर आ जाते हैं वो लोग फिर उज्जैन तक चले जाते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र इधर खंडवा से कनेक्टेड है, इसलिए जो महाराष्ट्र से लोग आते हैं वो पहले ओंकारेश्वर आते हैं और फिर उज्जैन चले जाते हैं। तो चलिए अगली बार गिरीश जी से कहाँ मुलाकात होती है देखते हैं। दोस्तों, उसी स्टैचू ऑफ वननेस वाले रास्ते से माँ नर्मदा का एक दृश्य। दोस्तों, आपको स्टैचू ऑफ वननेस तक पहुंचने के लिए जो जेपी चौक है वहां से आपको नागर घाट की ओर आना होगा। और नागर घाट से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप कोई जो स्टैचू ऑफ वननेस है वहां तक आप पहुंच पाएंगे। ये जो रास्ता है, रास्ता भी बेहद मज़ेदार है, एडवेंचरस है। इस पर चलने पर भी आपको मज़ा आएगा। दोस्तों, ये जेपी चौक है। ये पुराना इलाका है, पुराना बस स्टैंड भी आपको इधर मिलेगा। और यहाँ पर क्रम से आपको क्षत्रिय धर्मशाला, नागर ब्राह्मण समाज की धर्मशाला और ढेर सारी खाने पीने की दुकानें मिलेंगी आपको इस पूरे रास्ते पर। आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सामने रास्ता आगे जा रहा है जेपी चौक से, इस पूरे रास्ते पर आपको इस तरह की दुकानें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, फाइनली मेरा ओंकारेश्वर का टूर हो चुका है। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर तीर्थ के मैंने आपको दर्शन करवाए हैं और साथ ही स्टैचू ऑफ वननेस के दर्शन करवाए हैं, बोटिंग करवाई है। और फिलहाल मैं उसी तिराहे पर आकर खड़ा हूँ। अभी मैं पुराने रास्ते से आया और जब मैंने एंट्री ली थी तब ये नया वाला रास्ता था। और अब मैं थोड़ा सा आगे जो शिवकोटी तरफ जहाँ मेरा होटल था, मैं उस तरफ आगे बढ़ूँगा, वहाँ से विदा लूँगा और फ़िलहाल इस ब्लॉग को समापन करूँगा। और दोस्तों, ओंकारेश्वर टूर से अब विदा लेने का समय आ रहा है। जहाँ मैं ठहरा था वहाँ पर ये विक्की हैं और इन्होंने खातिरदारी की है मेरी, और इनसे विदा लेने का भी वक्त है। तो मिलते हैं फिर अगली बार जब भी होती है मुलाकात। दोस्तों, एक दो छोटी छोटी चीज़ें और मैंने मिस कर दी है जो मुझे याद आई, तो मैंने सोचा कि मैं आपको चलते चलते बता दूँ। यहाँ पर आप 3 व्हीलर और जो मैजिक चलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, उससे कहीं पर भी ओंकारेश्वर में पहुंच सकते हैं रिजनेबल रेट पर। यदि आप शिवकोठी की तरफ रुकते हैं तो वहां पर प्रसादम करके एक रेस्टोरेंट है जहां पर आपको रिजनेबल रेट्स में एक अच्छा खाना मिल जाएगा। कल वहां पर मैंने खाना ट्राई किया था। और यदि आप ओंकारेश्वर तक आते हैं तो आप कुछ और जगह पर जा सकते हैं जो कि इसके 100 किलोमीटर के रेडियस में है, जैसे कि हनुवंतिया जा सकते हैं जो कि वाटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आप खंडवा जा सकते हैं। खंडवा में जो धुनी वाले दादा हैं, जो गुरुदेव हैं, उनकी समाधि है जो कि फेमस है। वो जहाँ वहाँ पर गुरु पूर्णिमा पर एक बड़ा आयोजन होता है। इसी के साथ खंडवा जो किशोर कुमार हुए हैं, जो सिंगिंग के क्षेत्र में लीजेंड हैं, उनकी जन्मस्थली रही है खंडवा, तो आप खंडवा भी विज़िट कर सकते हैं। तो इस तरह से और भी जगह हैं जो आप ओंकारेश्वर से नज़दीक जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो यदि आपके पास टाइम की कमी नहीं है तो आप इन जगहों को ज़रूर विज़िट करिए।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ओंकारेश्वर ट्रिप आपको पसंद आया होगा। फ़िलहाल ओंकारेश्वर से निकलने की तैयारी है। जो सामने दिखाई दे रहा है रास्ता, ये इस रास्ते पर आगे बढ़ना है और इंदौर की तरफ चलना है। ट्रिप तो पसंद आया ही होगा, लेकिन इस पूरे ब्लॉग में जो मैंने आपको जानकारी दी है ओंकारेश्वर टूर के दौरान, वह आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और मैं सोचता हूँ कि किसी और वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी यदि आप मेरे पूरे ब्लॉग देख लेते हैं, और सुचारू रूप से आपका जो ओंकारेश्वर का जो टूर है वो संपन्न हो जाएगा। और इस टूर के दौरान मुझे महाराष्ट्र से सतीश जी और उनकी फैमिली मिली है, धुलिया से सागर और उनकी फैमिली मिली है, उड़ीसा से आए हुए छोटे से धार्मिक श्रद्धालु ओम मिले हैं और उनकी फैमिली मिली है, और भी काफ़ी सारे लोग मिले जिनसे इस दौरान एक बॉन्डिंग हुई, एक रिलेशन बना। तो ब्लॉगिंग के दौरान ये सब चीज़ें होती हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब लोग आपसे आत्मीयता के साथ मिलते हैं। चलता हूँ, आपसे जल्दी मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। यदि आपको मेरा ये टूर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहने वाले हैं। जहाँ जहाँ मैं अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर जाऊँगा वहाँ आपके लिए अच्छी फिल्मिंग करूँगा, वीडियोग्राफी करूँगा, और इससे मेरा और आपका जो सफ़र का मज़ा है वो दो गुना बना रहेगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर। और एक बार फिर से कह रहा हूँ, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नोमैड लोकेश 99, स्पेलिंग है NOMAD LOKESH 99।